हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर टू कॉमर्स की 1000 पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सीरीज में मैं आपके साथ 2020 से लेके 2023 तक के सारे जो पेपर टू कॉमर्स की पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इन डिटेल। और ये सीरीज रेलेवेंट किसके लिए है? ये सीरीज सारे उन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है जो या तो नेट के एग्जाम की दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आने वाले अटेम्प्ट्स की भी, एंड इवन जो स्टूडेंट सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उतने ही रेलेवेंट है। बिकॉज काफी सारे स्टेट के जब सेट एग्जाम्स होते हैं तो वहां पे क्या देखा जाता है कि जो क्वेश्चन पिछले सालों में कहीं पे नेट में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन वो लोग सेट में भी आपसे पूछ सकते हैं। इसलिए ये सीरीज ना सिर्फ नेट के स्टूडेंट्स बल्कि सेट के भी स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और एक्चुअल में हमारा 26 क्वेश्चन। अब आप में से किसी स्टूडेंट के मन में आएगा कि मैम डायरेक्टली 26 क्वेश्चन, तो 1 to 25 क्वेश्चन कहाँ पे गए? 1 to 25 क्वेश्चन इससे पहले वाले पार्ट्स में चले गए। पार्ट 1 to 5 में आपके फर्स्ट 25 क्वेश्चंस कवर्ड है। अगर आपने फर्स्ट 5 पार्ट्स को मिस किया है तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में 1000 पीवाईक्यूज की सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप जाइए वहां से जाके फर्स्ट 25 पीवाईक्यूज को कवर कीजिए। ठीक है, एंड मैं जानती हूँ ये लेक्चर्स थोड़े लेंथी हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट्स एक लेक्चर चला जाता है, बट ट्रस्ट मी, एक बार आप ये 1000 पीवाईक्यूज की सीरीज देख लोगे ना, मैं गारंटी से बोल सकती हूँ आप नेट सेट के एग्जाम्स को इजीली क्वालिफाई करके आ पाओगे। बिकॉज आप सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं सीख रहे हो, उसका एक्सप्लेनेशन भी समझ रहे हो, कैसे सॉल्व करना रहता है एमसीक्यूज को वो भी सीख रहे हो, तो एक साथ आपके बहुत सारे फायदे हो रहे हैं इस सीरीज से। ठीक है, 26 क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर वन इज रीजन। ठीक है, अब दो स्टेटमेंट है, एक है असर्शन एक है रीजन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने पहले भी पीवाईक्यू सीरीज में जब असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको समझाया था कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, पहले चेक करना चाहिए इंडिविजुअली कि दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। ठीक है, मुझे क्या करना है, इंडिविजुअली अलग अलग करके चेक करना है कि असर्शन वाली स्टेटमेंट राइट है और रीजन वाली स्टेटमेंट राइट लिखी है भी कि नहीं। पहले वो चेक करेंगे, फिर आगे देखेंगे कि राइट रीजन है भी कि नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं पहले असर्शन वाली स्टेटमेंट को। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन गिव्स एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी राइट्स टू द ट्रेडमार्क ओनर। बोलता है ट्रेडमार्क का अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो उससे क्या होता है, जिस पर्सन ने वो ट्रेडमार्क का जो ओनर रहता है उसको क्या मिलता है, एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी राइट्स मिलते हैं, यानी वो पर्सन उस चीज का इकलौता मालिक बन जाता है। तो ये बात तो राइट है ना। आप जिस भी चीज को ट्रेडमार्क कराते हो, आपने देखा होगा ट्रेडमार्क में जो न्यू मिलता है ना ट्रेडमार्क, तो टीएम लिखा होता है छोटा सा, या साइड पे आर लिखा होता है, आर यानी रजिस्टर्ड, है ना। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। जैसे से फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरा जैसे यूट्यूब चैनल का नाम है प्रियंका नेट क्लासेस, तो अगर मैं उसको ट्रेडमार्क करा दूं तो क्या हो जाएगा, ये नाम अब और कोई भी नहीं यूज कर सकता है। प्रियंका नेट क्लासेस क्या है, सिर्फ एक्सक्लूसिवली मेरा हक है इस नाम पे, और कोई ये पर्सन इस नाम को रजिस्टर नहीं करा सकता है, उस पर्सन का उस नाम पे कोई हक नहीं है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल अश्नील ग्रोवर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अश्नील ग्रोवर ने क्या किया था, रिसेंटली एक बुक लॉन्च की थी जिसका नाम था दोगलापन, है ना। तो उन्होंने क्या किया था, शार्क टैंक के बाद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ही बताया कि ये जो दोगलापन वर्ड है ना, ये बहुत ही फेमस हो गया था। सब लोग ना मेरे नाम से दोगलापन को बहुत एसोसिएट करते थे कि दोगलापन अश्नील ग्रोवर बहुत बोलता था शार्क टैंक में। तो अश्नील ग्रोवर ने क्या किया, दोगलापन नाम को, इस वर्ड को ही क्या करा दिया, ट्रेडमार्क करा दिया। जब स्टार्टिंग में ट्रेडमार्क होता है ना तो टीएम लगता है उस वर्ड के ऊपर, और जैसे ही ये रजिस्टर हो जाता है अच्छे से तो आर और ऐसे सर्कल लग जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, तभी दोगलापन को रजिस्टर करा लिया, ट्रेडमार्क करा लिया, एंड आगे जाके उन्होंने क्या लिखा, एक बुक लिखा दोगलापन के नाम का ही, और उस बुक को भी नाम क्या दे दिया, दोगलापन दे दिया। यानी अब और कोई भी पर्सन दोगलापन वर्ड को यूज नहीं कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो राइट है, यानी असर्शन वाली स्टेटमेंट तो राइट है।
यानी ये ऑप्शन तो कट जाएगा, 1 इज फॉल्स लिखा है ना भाई, ये तो ट्रू है, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, राइट है, तो ये तो कट गया सीधे सीधे। अब मेरे को सेकंड स्टेटमेंट देखना है इंडिविजुअली कि ये राइट है भी कि नहीं। हाँ, ट्रेडमार्क इज अ रिकॉग्नाइजेबल साइन, पहचान सकते हो, कैसे पहचान सकते हो, टीएम लिखा होता है या आर और सर्कल रहते हैं, डिजाइन और एक्सप्रेशन which identifies product or services of a particular source from those of others and used to claim exclusive proprietary rights of the products or services। बोलते हैं ट्रेडमार्क क्या रहता है, रिकॉग्नाइजेबल साइन रहता है, यानी आप उसको पहचान सकते हो। कैसे पहचान सकते हो, जो भी वर्ड या जो भी चीज को ट्रेडमार्क कराया जाता है उसके ऊपर ऐसे टीएम लिखा जाता है, और जब वो रजिस्टर हो जाता है प्रॉपरली और उसको टाइम हो जाता है तो वो आर और सर्कल में लिखा जाता है आर। तो इसके थ्रू आप पहचान सकते हो और आप ये मान सकते हो कि आप जिस पर्सन ने इस चीज का, इस वर्ड का ट्रेडमार्क कराया है, अब सिर्फ उस पर्सन के पास ही क्या है, एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी राइट है कि वो उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को या उस वर्ड को यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है ना, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑटोमेटिकली सी भी कट हो जाएगा ऑप्शन में से, है ना। अब मुझे चेक करना है कि ये दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है, यानी अब आंसर या तो ए है या तो बी है ना। लेकिन अब मुझे क्या चेक करना है कि क्या ये जो रीजन है ये इसी स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है क्या, तो सही बात है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ 1 and r are true and r is the correct explanation of a, because फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा था कि ट्रेडमार्क से आपको इकलौता अधिकार मिल जाता है उस ट्रेडमार्क ओनर को उस चीज के ऊपर। सेकंड स्टेटमेंट भी तो वही बोल रहा है कि आपको एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी राइट मिल जाता है, वहां पे भी तो यही बोला था, यहाँ पे भी तो यही बोला था, यानी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो असर्शन वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है करेक्टली, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ आई एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आई होप सबको क्लियर है ट्रेडमार्क क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ कैसे असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो भी आपको क्लियर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27th क्वेश्चन, which of the following does not come under the RTI definition of information under the RTI Act 2005। अब RTI का फुल फॉर्म क्या होता है, RTI का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 का एक्ट है उसके अंडर बोलता है इसमें से कौन सी चीज इंफॉर्मेशन के अंदर नहीं आती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फाइल नोटिंग। फाइल नोटिंग जैसी कोई भी चीज आरटीआई एक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन के तौर पे नहीं आती है, हमसे नॉट पूछा है, यानी लॉग बुक भी इंफॉर्मेशन में आती है आरटीआई एक्ट के अंदर, सर्कुलर्स भी आते हैं और डेटा हेल्ड इन एनी मटेरियल फॉर्म भी क्या आता है, इंफॉर्मेशन के अंडर आता। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। जो आरटीआई का बिल है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था, कब पास किया था, 15 जून 2005। आपको ये डेट याद रखना है, पास कब किया था, 15 जून 2005। ठीक है, और ये फोर्स में कब आया था, पास किया गया था 15 जून 2005 को, फोर्स में इफेक्ट में कब आया था, 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, आपको ये दोनों तारीखें याद रखनी है बिकॉज मैंने पीवाईक्यूज देखे हैं, इन दोनों में से किसी एक तारीख में पीवाईक्यू पूछा गया है, इसलिए आपको दोनों तारीखें याद होनी चाहिए। 15 जून 2005 को आरटीआई एक्ट पास किया गया था, 12 अक्टूबर 2005 से आरटीआई एक्ट क्या हुआ था, लागू किया गया। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन क्या होती है आरटीआई एक्ट के अंदर, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ ऑफ द आरटीआई एक्ट डिफाइंस इंफॉर्मेशन। अब आपको ये सारी चीजें ना याद रखनी है बिकॉज हो सकता है इस बार आपसे पूछा गया था नॉट वाला क्वेश्चन है ना, वैसे ही अब इस बार और कोई इंफॉर्मेशन वाली चीज देख के आपको फिर से पूछ ले, है ना। तो इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आ जाता है आरटीआई एक्ट के हिसाब से, कोई भी रिकॉर्ड्स हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी मेमोज हो, कोई भी ईमेल हो, किसी का ओपिनियन हो, किसी की एडवाइस हो, कोई प्रेस रिलीज हो, जैसे गवर्नमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है तो प्रेस रिलीज निकालती है ना,
कोई भी सर्कुलर हो, कोई भी ऑर्डर हो, लॉग बुक्स हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो, रिपोर्ट पेपर्स हो, रिपोर्ट्स हो, पेपर्स हो, सैंपल्स हो, मॉडल्स हो, या डेटा जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर है, या तो फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी प्राइवेट बॉडी से रिलेटेड है जो हम पब्लिक अथॉरिटी के थ्रू असेस कर सकते हैं, और कोई भी कानून के तहत जो भी उस टाइम लागू हुआ होगा। यानी हम प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी असेस कर सकते हैं। कंडीशन अप्लाई क्या है कि वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन आपको किसी गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू असेस करनी पड़ेगी, और वो भी किसी और कानून के तहत। अगर वो इंफॉर्मेशन मिलना पॉसिबल है तो भी आपको वो प्राइवेट अथॉरिटी से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अदरवाइज ये इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ आरटीआई एक्ट के तहत किसकी मिलती है? पब्लिक अथॉरिटी की। ठीक है, आई होप क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन में आती हैं वो सब क्लियर है। हमसे क्वेश्चन भी यही पूछा गया था, है ना। लॉग बुक्स भी आते हैं, सर्कुलर्स भी आते हैं, डेटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये तीनों चीजें हमने पढ़ी पीछे। सिर्फ वहां पे क्या नहीं था? फाइल नोटिंग नहीं था। देख सकते हो आप, मैंने सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए मेंशन की है। प्लीज इस चीज को कहीं पे लिख के रख लीजिए। यहाँ इवन ये मैं पीडीएफ आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगी। एक बार आपके 100 पीवाईक्यूज हो जाए, 100 करके मैं आपके साथ ये ना पीडीएफ शेयर करती रहूंगी, तो आप वहां से भी जाके इसको असेस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। आरटीआई एक्ट क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंफॉर्मेशन में काउंट होती है, वो सब आपको अच्छे से क्लियर। ठीक है, बढ़े आगे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाते हैं हमारे 28th क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that a randomly chosen card from a deck of cards will either be a spade or a king? क्या बोलता है? क्या प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी मतलब मे और मे नॉट। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है? मे और मे नॉट। कोई चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल अभी बारिश का सीजन चल रहा है, तो हो सकता है आज बारिश हो सकता है ना हो, है ना। दोनों के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी दोनों की है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई चीज, किसी चीज का होना भी या किसी चीज का ना होना भी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब बारिश के मौसम में किसी दिन बारिश होगी भी, किसी दिन बारिश नहीं भी होगी, है ना। तो उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर एक रैंडमली हम कार्ड को चूज करें, रैंडमली यानी ऐसे ही अगर हम एक कार्ड को चूज करें फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स, टोटल डेक ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52, है ना। डेक ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं आपके पास? 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं आपके पास? एक ताश का जो पैकेट रहता है उसमें कितने कार्ड्स रहते हैं? 52, है ना। उसमें से बताओ इन 52 कार्ड्स में से अगर हम एक कार्ड निकाले तो वो एक कार्ड या तो किंग होना चाहिए या तो स्पेड होना चाहिए। हमसे क्या पूछ रहा है? वो कार्ड या तो किंग होना चाहिए या तो स्पेड होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे? हम सॉल्व करके देखते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52, ना। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52, है ना। किंग कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल किंग वाले कार्ड्स कितने होते हैं? 4। कैसे? एक स्पेड में होता है, एक हार्ट में होता है किंग वाला कार्ड, एक डायमंड में होता है और एक क्लब में होता है। चारों में एक एक कार्ड होता है ना, किसका? किंग का। तो टोटल किंग कार्ड कितने हुए? 4, है ना। अब स्पेड कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल स्पेड कार्ड्स कितने होते हैं? 13, है ना। स्पेड कार्ड्स कितने होते हैं? 13। आपको पता होगा 13 स्पेड कार्ड रहते हैं, 13 हार्ट, 13 डायमंड, 13 क्लब। 13 कैसे? स्पेड प्लस किंग वाला, प्लस उसके अंदर एक किंग कार्ड वाला भी है ना, स्पेड वाला किंग। तो टोटल मिला के स्पेड कार्ड्स कितने हो गए? 13, है ना। आई होप यहाँ तक ये चीज क्लियर है। अगर नहीं पता आपको ये चीजें तो एक बार ना ताश को पत्ते उठा के देख लीजिए, आपको फिर भी ये चीजें समझ में आ जाएंगी। स्पेड, हार्ट, डायमंड, क्लब क्या होता है ये आप ताश के पत्ते देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्पेड कार्ड्स कितने हो गए हमारे पास? 13। अब हमसे क्या पूछा था? हमसे क्वेश्चन पूछा था आइदर अ किंग और अ स्पेड, या तो किंग होना चाहिए या तो स्पेड होना चाहिए। स्पेड कार्ड कितने हैं? 13, है ना। किंग कार्ड्स कितने हैं?
टोटल किंग कार्ड्स कितने हैं? 4 है ना, 4 है ना, या मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, चलिए आपके कन्वीनियंस के लिए थोड़ा इजी कर देती हूँ, ठीक है, चलो ऐसे कर देते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं आपके लिए। स्पेड कार्ड्स कितने होते हैं? 12 एक्सक्लूडिंग किंग, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ बस, एक्सक्लूडिंग किंग, किंग को छोड़ के आपके स्पेड कार्ड्स कितने होते हैं? 12। कैसे? 12 स्पेड होते हैं, 12 हार्ट होते हैं, 12 डायमंड होते हैं, 12 क्लब होते हैं और चारों में एक एक किंग कार्ड रहता है, तो टोटल मिला के 13 कार्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो स्पेड कार्ड सिर्फ कितने होते हैं? 12 किंग को छोड़, है ना। अब हमसे क्या पूछे? किंग और स्पेड पूछे, किंग और स्पेड पूछे, तो टोटल कार्ड्स कितने हुए? 12 प्लस आपके पास किंग कार्ड्स कितने हैं? किंग कार्ड्स है आपके पास 4, है ना, 4 किंग कार्ड्स है ना आपके पास टोटल, तो कितना हो गया? 16, है ना। अब प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा था, तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला लगा लो, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू कितने कार्ड्स है टोटल स्पेड या किंग के? 16। 16 कैसे आया? 12 आपके स्पेड कार्ड्स है, 4 आपके किंग कार्ड्स है, किंग तो चारों में से कोई भी हो सकता है ना, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने थे हमारे पास? 52, है ना। तो 4 की टेबल लगाते हैं, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 1 कैरी ऑन हो जाएगा यहाँ पे, 4 3 जा 12, है ना, 4/13 हो जाएगा। और अब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.3077, जो हमारा ए वाला ऑप्शन है ना, 0.3077, है ना। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है कैसे आया, एक बार मैं फिर से आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा देती हूँ, ताकि आपको फिर से एक बार थोड़ा क्लियर हो जाए, स्पेशली उन लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा नहीं समझा होगा जिनको कार्ड्स के बारे में नहीं पता है, जैसे मुझे पहले नहीं पता था, बट अब प्रोबेबिलिटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, तो थोड़ा सीखना पड़ता है ये भी चीजों को, ठीक है। टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? 52। एक जो डेक ऑफ कार्ड्स रहता है, एक जो पैकेट होता है कार्ड्स का, उसमें टोटल कितने कार्ड्स रहते हैं? 52, ठीक है। उसमें से किंग कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल 4। 4 कैसे? एक स्पेड में होगा किंग, एक हार्ट वाला किंग होगा, एक डायमंड वाला किंग होगा और एक क्लब वाला किंग होगा, ठीक है। फिर स्पेड कार्ड्स कितने हैं टोटल? 12 एक्सक्लूडिंग किंग, किंग वाला अगर हम स्पेड कार्ड हटा दे तो स्पेड कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? 12। अब हमसे क्या पूछा था? या तो किंग बताओ या तो स्पेड बताओ, तो किंग कितने हैं? 12, सॉरी स्पेड कितने हैं? 12, किंग कार्ड्स कितने हैं? 4, तो 12 प्लस 4 16, है ना। हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी थी, तो 16 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, डिवाइड किया तो आंसर आया 0.3077, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है आपका 0.3077, यानी आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 29 क्वेश्चन पे, कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन इज क्लोजर टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म। क्या बोलता है? कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन इनमें से किस चीजों से सबसे ज्यादा करीबी? कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन मतलब ऑप्टिमाइज करना, मतलब ऑप्टिमाइज करने का मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल। आप क्या कर रहे हो? किसी चीज को बेस्ट पॉसिबल वे में लेके आ रहे हैं। और कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन यानी आप अपने तरीके से पूरे बेस्ट एफर्ट्स डाल रहे हो, बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स डाल रहे हो कि जितने भी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जितनी भी रुकावटें हैं आपके बिजनेस फॉर्म में, उनको आप क्या करो? हटा सको, दूर कर सको। कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब ही क्या होता है? रुकावटें, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलता है? कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन कौन सा बिजनेस ऑब्जेक्टिव से सबसे ज्यादा करीब है? आप ऐसा क्या करते हो जैसे आपकी रुकावटें जो है बिजनेस की, वो बेस्ट पॉसिबल वे में आप उसको कम से कम कर सको। तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? ये रिलेटेड हो जाएगा आपके सेटिस्फाइंग बिहेवियर से, है ना। सेल से रुकावटों का कोई लेना देना नहीं है, प्रॉफिट से भी लेना देना नहीं है, रेंट सीकिंग बिहेवियर से भी लेना देना नहीं है, यानी ऑटोमेटिकली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेटिस्फाइंग बिहेवियर। क्यों सेटिस्फाइंग बिहेवियर? क्योंकि अगर आप किसी रुकावटों को ऑप्टिमाइज करते हो, बेस्ट पॉसिबल वे में उसको कम करने की कोशिश करते हो, तो इससे आप क्या होते हो? एज अ बिजनेस फर्म आप सेटिस्फाई होते हो। ये सेटिस्फाइंग बिहेवियर है जो दिखाता है कि अगर कोई रुकावटें आएगी आपके बिजनेस में, तो आप उसको क्या करोगे? ऑप्टिमाइज करने की
कोशिश करोगे, और अगर आप उसको ऑप्टिमाइज कर पाए, उसको अच्छे से हैंडल कर पाए, रुकावटों को कम कर पाए, तो ऑटोमेटिकली आप एज अ बिजनेस वॉक कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, बट अदरवाइज में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, 30th क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द पेबैक पीरियड मेथड इज एडवाइज फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्या बोलता है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर अवेलेबल है तो उसमें से कैसे हम पता कर सकते हैं कि पेबैक जो मेथड है, पेबैक पीरियड मेथड है, वो इनमें से किस सिचुएशन पे अप्लाई होना चाहिए। अब पेबैक पीरियड मेथड क्या होता है ना, ये तो मैं अभी आपको समझाऊंगी शॉर्ट में, बट डिटेल में मैंने पूरा पेबैक पीरियड मेथड और इसके अलावा भी पूरा का पूरा जो आपका यूनिट नंबर 4 है ना, बिजनेस फाइनेंस करके आपका यूनिट है ना, फाइनेंस करके जो आपका यूनिट है ना, यूनिट नंबर 4, वो मैंने पूरा का पूरा आपको कवर कराया है। कहाँ पे, 24 लेक्चर्स में आपके पास फाइनेंस के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में ना बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसको जाके देखिए। 24 लेक्चर्स में पूरा फाइनेंस का जो भी सिलेबस है ना आपका नेट और सेट के एग्जाम्स का, वो मैंने पूरा कवर किया है। फॉर्मूलाज, मेथड, जो भी आपसे पूछा जाता है, जो भी आपके सिलेबस में गिवन है, मैंने वहां पे डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उसको मिस किया है तो सिर्फ पेबैक पीरियड मेथड वाला लेक्चर मत देखिए, बल्कि 24 के 24 लेक्चर्स देख लीजिए। ट्रस्ट मी, उसके आगे बिजनेस फाइनेंस में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आप पूरे अच्छे तरीके से सारे फाइनेंस के टॉपिक्स कवर कर लिए। ठीक है, बट टाइम बीइंग के लिए यहाँ पे मैं सिर्फ आपको पेबैक पीरियड मेथड समझा दूंगी, लेकिन बाकी मेथड्स के लिए और ओवरऑल पूरी फाइनेंस के लिए आपको 24 लेक्चर्स वाली सीरीज देखनी पड़ेगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, चलिए देखते हैं पेबैक मेथड पीरियड होता क्या है, पहले वो समझते हैं। ठीक है, अब पेबैक पीरियड मेथड क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या है वो मैं बता दूंगी, लेकिन पहले पेबैक मेथड पीरियड क्या है, पेबैक पीरियड मेथड क्या है, ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं पेबैक पीरियड मेथड। ये मैंने ना अपनी ही स्लाइड का ना स्क्रीनशॉट यहाँ पे किया है। अगर आप देखोगे तो मेरी फाइनेंस की जो पेबैक पीरियड मेथड वाला जो लेक्चर है ना, उसमें मैंने ये ही स्लाइड यूज की थी, और यहाँ पे भी मैं वही स्लाइड फिर से लेके आई हूँ कॉपी करके। ठीक है, तो पेबैक पीरियड मेथड क्या रहता है, पेबैक पीरियड हमें बताता है ऐसा मेथड कि कितना टाइम लगेगा हमें हमारे इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए। से फॉर एग्जांपल, मेरे को ना एक प्लांट लगाना है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, और उस प्लांट का जो कॉस्ट है ना, जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो कितना है, से फॉर एग्जांपल 10 करोड़ है। ठीक है, और वो 10 करोड़ का प्लांट अगर मैं सेटअप करती हूँ तो मुझे उसमें से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो सेल होगी मेरी और जो प्रॉफिट्स होगा, हर साल मुझे कितना प्रॉफिट होने वाला है, 2 करोड़। हर साल कितना प्रॉफिट होने वाला है, 2 करोड़। यानी टोटल मेरे को कितना टाइम लगेगा, 5 साल लगेगा कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर पाऊँ। और हर साल मैं 2-2 करोड़ कमाऊंगी उसमें से, तो 5 साल लग जाएंगे कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर पाऊँ। इसे हम कहते हैं पेबैक। पेबैक पीरियड सबसे इजीएस्ट मेथड होता है जो हमें बताता है कि कितना टाइम लगेगा अपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था उसको रिटर्न आने। ठीक है, तो इसके लिए इसकी फॉर्मूला भी क्या है, पेबैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल आउटले। इनिशियल आउटले यानी इनिशियल आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया। जैसे मैंने सपोज प्लांट में कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, 10 करोड़ का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 करोड़। ठीक है, डिवाइड बाय कैश इनफ्लो, हर साल कितना पैसा कमाने वाले हो आप उसमें से फॉर एग्जांपल 2 करोड़, तो कितना टाइम लगेगा, 2 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़ डिवाइड बाय 2 करोड़, 5 साल, है ना, 5 साल लग जाएंगे मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने। ठीक है, और इसका एक्सेप्ट प्रोजेक्ट क्राइटेरिया क्या होता है, द प्रोजेक्ट्स विद द लेसर पेबैक पीरियड आर प्रेफर्ड। जिस भी प्रोजेक्ट का कम से कम पेबैक पीरियड मेथड, पेबैक पीरियड हो, वो आप क्या करोगे, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे। क्यों, क्योंकि जितने कम टाइम में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकते हो उतना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो ये था आपका पेबैक पीरियड मेथड, है ना। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे क्या पूछा था, पेबैक पीरियड मेथड कहाँ पे सूटेबल है। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड क्या है पता है, यहाँ पे ना 2 ऑपोजिट चीजें लिखी हुई थी, अनसर्टन मार्केट कंडीशंस और स्टेबल मार्केट कंडीशंस। अब या तो ये होगा
या तो ये होगा, दोनों तो हो नहीं सकता था, है ना। तो पे बैक पीरियड मेथड किसके लिए सूटेबल होता है? अनसर्टन मार्केट कंडीशंस के लिए सूटेबल होता है। क्यों? क्योंकि जैसे से फॉर एग्जाम्पल के लिए हम पकड़ते हैं कोविड के टाइम पे जब लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, तो वो कैसा पीरियड था? वो पीरियड था अनसर्टन मार्केट कंडीशंस का। किसी को भी नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ना। तो अगर कोई पर्सन कभी इन्वेस्टमेंट कर रहा था बिजनेस में या कहीं पे भी, तो वो क्या करेगा? उसके लिए उस टाइम पे मोस्ट एडवाइजेबल जो मेथड रहता है वो कौन सा रहता है? वो रहता है आपका पे बैक पीरियड, जिससे उसको पता चल जाता है कि कितने टाइम में अगर मैं आज इन्वेस्ट करता हूँ तो कितने टाइम में मेरा पैसा रिटर्न आने वाला है। तो पे बैक पीरियड मेथड की खासियत ही ये है कि जब आपका मार्केट बिल्कुल ही अनसर्टन है, बिल्कुल भी आपको अंदाजा नहीं है कि मार्केट में क्या होने वाला है फ्यूचर में, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? पे बैक पीरियड मेथड को यूज कर सकते हो। यानी 3 तो होगा ही होगा, है ना। तो जहां जहां पे भी 3 नहीं है उस ऑप्शन को कट कर दो। फर्स्ट वाला चला गया। अब मेरे को एक तो समझ में आ गया 3 है, 4 भी नहीं होगा, है ना। तो 4 जहां जहां पे वो भी कट कर दो। 3 है तो 4 तो हो नहीं सकता। यहाँ पे हमने अनसर्टन मार्केट कंडीशन खोला है, यहाँ पे स्टेबल मार्केट कंडीशन खोला है, दोनों तो साथ में पॉसिबल ही नहीं होते, है ना। तो 4 वाला भी कट गया यहाँ से। अब मुझे क्या चेक करना है? या तो 1 होगा या तो 2 होगा। अब पे बैक पीरियड मेथड ओवर लेवरेज बिजनेस के लिए होता है, यूज की कैश रिच बिजनेस के लिए होता है। अब जो बिजनेस ऑलरेडी कैश रिच है उसमें पे बैक पीरियड मेथड की जरूरत ही क्या है? अगर कैश आता जा रहा है, हमेशा कैश रिच ही है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो ऑटोमेटिकली 2 भी कट जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपका बिजनेस ओवर लेवरेज्ड है या तो आपका बिजनेस अनसर्टन मार्केट कंडीशंस वाला है, तो आप क्या कर सकते हो? आप पे बैक पीरियड मेथड को यूज कर सकते हो एंड फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। अगर करनी चाहिए तो कितना टाइम लगेगा आपकी इन्वेस्टमेंट को रिकवर। ठीक है। अब यहाँ पे ओवर लेवरेज क्या है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। किसमें? बिजनेस फाइनेंस की जो आपकी सीरीज है ना, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लेवरेज एज अ कांसेप्ट क्या है, उसके फॉर्मूला सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है। बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ट्रस्ट मी 24 लेक्चर्स देख लीजिए आप उसके बाद आप पूरा बिजनेस फाइनेंस का हर एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 and 3। आपका पे बैक पीरियड मेथड किसके लिए यूजफुल होता है? ये यूजफुल होता है ओवर लेवरेज बिजनेस के लिए और अनसर्टन मार्केट कंडीशंस के लिए। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। पे बैक पीरियड मेथड क्या है वो भी क्लियर। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी पेपर कॉमर्स के हैं उनके साथ जरूर से शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।